नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का माँ हिंदी साहित्यिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी इस समय विभिन्न कक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के साथ साथ आप जब हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो उससे आप अपने दैनिक जीवन में उसे उतारने और उससे लाभ प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य हमें पढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाता भी है। अभी हम हिंदी साहित्य जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सिलेबस डाला हुआ है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, काल, विभाजन, नामांकन एवं उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। तो हिंदी साहित्य की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनको पढ़ने के साथ साथ उसके वर्गीकरण और काल विभाजन और उसके नामकरण की जो विभिन्न नामकरण जो किए गए हैं साहित्य इतिहासकार एवं आलोचकों के द्वारा, तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते ही रहेंगे। अभी हम केवल शुरुआत जो कर रहे हैं। मेरा विचार ये है कि आपको एक बार कक्षा 11-12 हिंदी साहित्य इतिहास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। 11-12 के लिए उपयोगी हैं ही, उसके साथ साथ BA MA और उसके साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, किसी में भी आप प्रत्येक में उस काम की चीज़ है। आप उसको नेट JRF में भी एक बार उसको पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ परिचय दे दूं, जिससे आप मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें कि शायद मैं आपको कुछ पढ़ा पाऊंगा या समझा पाऊंगा या विचार कर पाऊंगा। पढ़ाने के साथ साथ मैं भी कई चीज़ें अभी देख रहा हूं। अभी मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूं। मैं 3 विषय में MA हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और भूगोल में कर चुका हूं और अभी भी अध्ययनरत हूं। इसके साथ साथ मैंने 5 बार नेट करने के साथ साथ हिंदी साहित्य में JRF 2 बार JRF भी किया है। तीन विषय में MA के साथ 5 बार नेट करने के साथ 2 बार JRF भी मैंने किया हुआ है। काफ़ी समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ और विभिन्न विभागों में सेवाएं दे चुका हूँ। इसके अलावा राज्य के सेवाओं में 9 वर्ष के अनुभव के साथ 4 वर्ष अध्यापन का भी अनुभव है। मुझे 4 वर्ष पढ़ाने का भी अनुभव है। ऑनलाइन में ये मेरा प्रथम प्रयास है ऑनलाइन में, और वह भी निःशुल्क तौर पर। और जो ऐसे विद्यार्थी जिनकी पहुंच दूर तक नहीं है या फिर उस वर्ग से जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इन सारी व्यवस्थाओं को, तो उनके लिए मेरे ये जो विचार और जो मेरे अनुभव हैं मैं शेयर करने के मात्र से मैंने ये शुरू किया है। फिलहाल गर्मी है, गर्मी का अवकाश चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, तो इसका मैंने फ़ायदा उठाते हुए आप सभी के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का मानस बनाया और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राज्य के सेवाओं में 9 वर्ष के अनुभव के साथ 4 वर्ष का अध्यापन का अनुभव, वर्तमान में भी अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य से आप लोगों के साथ हिंदी में तल्लीनता, गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ प्रिय छात्रों के साथ जुड़ाव, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं, एवं मित्रों के सहयोग से माँ हिंदी के चरणों में समर्पित अभी भी मैं अध्ययन एवं अध्यापन के कार्य में लगा हुआ हूँ। हिंदी साहित्य को पढ़कर जितना आनंद आता है शायद ही किसी विषय को पढ़कर इतना आनंद आए। तो मेरा यही मानना है कि आप भी हिंदी साहित्य से जुड़े रहिए और हम भी अब हिंदी साहित्य के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसा जान पड़ता है जैसे बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि हिंदी साहित्य में इतना डाटा है, इतनी उसमें चीज़ें हैं कि हम कहाँ तक उसको याद करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको याद रटने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जब समझने लगोगे इन चीज़ों को तो आसान हो जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक चीज़ एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती। आप हिंदी में क्या है कि गद्य, पद, व्याकरण इस प्रकार से हम डिवाइडेशन कर लेते हैं, लेकिन जब गद्य को पढ़ेंगे तो उसमें भी और भी आगे डिवाइडेशन है। कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र पत्रिका, काफ़ी लंबा चलता है। इसके साथ ही हम जब पद भाग में देखते हैं तो पद में तो साहित्य इतिहास बहुत ही पुराने 1000 साल 1200 वर्ष पूर्व से शुरुआत हो जाती है। तो
वहाँ से हिंदी साहित्य को याद करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। किंतु आसान यह रहेगा कि हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के साथ साथ समझ विकसित करेंगे कि आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीतिकाल में क्या आता है और उसके बाद आधुनिक काल में क्या आता है, क्यों साहित्य इतिहास लिखा जाने लगा, यह हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। किस प्रकार से लिखा जाने लगा, यह भी हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं कि क्यों लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, तो फिर उसको याद करना, रटना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यदि आप उस चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1 पेज 2 पेज, और काल विभाजन को देखिए, विभिन्न साहित्य इतिहासकारों के जो अभी आप बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैटर आप जुटा करके नोट्स के जरिए आप तैयार कीजिए, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे साहित्य इतिहासकारों में सबसे प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इसके अलावा भी काफ़ी इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त जी, इनके भी इतिहासकारों इतिहास पुस्तकों को पढ़ने में बहुत समय जाएगा, बहुत समय इसमें लगेगा। किंतु हम यदि हिंदी साहित्य के अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, तो जब हमारे पास समय हो तब इन पुस्तकों को हम पढ़ लेंगे। लेकिन आज यदि हमें केवल और केवल कम समय में पढ़ना है, तो हम अपने साथियों के सहयोग से, अपने गुरुजनों के सहयोग से, जो उनको अनुभव प्राप्त है, उनसे हम थोड़ा थोड़ा मैटर जुटा करके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास है, उसमें हम थोड़ा सा चीज़ देखेंगे, आपको ज़्यादा कठिन भी नहीं लगेगा, और आसानी से हम इस हिंदी साहित्य से थोड़ा सा परिचय कराते हुए, और उसके बाद हम इसके लेखन की पद्धतियों के बारे में आज जानेंगे। तो हिंदी साहित्य का परिचय और इन लेखन की पद्धतियाँ, उसके बाद आने वाली क्लासेज में हम इसके नामकरण, इसके विभाजन और इसमें आने वाली समस्याएं के बारे में विचार तो करते ही रहेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यह जो डाटा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा याद करते चलें। जिस प्रकार से हम पर्यायवाची या फिर शब्द युग्म वगैरह थोड़े थोड़े धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, उसी हिसाब से हिंदी साहित्य को भी 1 से 1.5 घंटा आप डाटा याद करने में भी दें, और उसकी जो विशेषताएं हैं, यानी उस काल की प्रवृत्तियां हैं, उसको समझने में भी थोड़ा समय दें। यानी समय तो अपेक्षित है ही, और आपकी मेहनत भी इसमें रहेगी। तो आप शुरू करते हैं। हम आज की जो हमारी क्लास है, एक चीज़ और है, यहाँ आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्योंकि और जो आपको लगता है कि हमारी क्लासेज में जो कमी है या फिर जो अच्छी चीज़ें हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्योंकि इससे क्या है कि यह कोई, इसका उद्देश्य पैसे कमाना तो है नहीं, केवल केवल और केवल हिंदी साहित्य के लिए यह समर्पित चैनल है। और जो हिंदी साहित्य में जितना योगदान हम लोग दे सकते हैं, मैं चाहूँगा कि उतना योगदान हमें देना चाहिए। हम भारतेंदु जी से सीखते हैं कि मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हिंदी साहित्य में कितना बड़ा योगदान दिया, कि एक युग का, एक काल का नाम ही उनके नाम पर हो गया, भारतेंदु काल, आधुनिक काल का जो है। तो जब इतने बड़े बड़े हमारे पूर्वज साहित्यकार रहे हैं, तो क्यों न हम छोटा सा योगदान हिंदी साहित्य में जरूर दें। तो शेयर और इसको कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह एक विचार और एक चर्चा है हम लोगों के बीच कि हम हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ पाते हैं। तो आओ दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तब हमारे सामने रामचंद्र शुक्ल जी सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाले सामने आते हैं। कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके अनुसार जो हिंदी साहित्य की परिभाषा है, हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में जो बताया है, वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अर्थात जैसा जनता उस किसी काल समय में, काल विशेष में करती है, जिस प्रकार की उसकी चित्तवृत्ति होती है, जैसा उसका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप होते हैं, तो
उन सभी में जो परिवर्तन होते चले जाते हैं, तो उसी के साथ साथ साहित्य भी परिवर्तित होता चला जाता है। इसी चीज को रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अर्थात आदि से अंत तक उन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो चित्तवृत्तियां रही हैं, उनकी परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बात यह है कि ये लाइनें आकर के पूछ ली जाएंगी कि किन की ये लाइनें हैं, शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह, ऐसे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी यदि समझ विकसित होने में यदि समय लग रहा है, तो हम केवल और केवल कुछ लाइनों को शुक्ल जी से जोड़ लेंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को याद रखेंगे, शुक्ल के साथ जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, संचित प्रतिबिंब और जनता की चित्तवृत्तियों की बात आएगी तो सबसे पहले किनका नाम आएगा? शुक्ल जी का। तो यहाँ से हम मेमोराइज कर लेंगे, याददाश्त कर ले, याददाश्त को बढ़ाएंगे ऐसे। अब नगेंद्र जी देखो क्या कहते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन माना जाता है। तो साहित्य के इतिहास का कैसे बताया उन्होंने? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास। बदलती हुई अभिरुचियां, अर्थात बदलती हुई अभिरुचियों को हम किन से जोड़ लेंगे? नगेंद्र जी से जोड़ लेंगे। ये हमारी परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई है। कि ये सारी चीजें परिभाषाएं कहाँ दी गई? क्योंकि इनके जो इतिहास ग्रंथ हैं वहां से इनको निकाला गया है, वहाँ ये लिखा हुआ है। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, तो वहां से कुछ लाइनें निकालना और अच्छी लाइनें निकालना बेहद कठिन कार्य है, लेकिन आपके सामने है। साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बह आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। यानी साहित्य इतिहास क्या है? कि काल स्रोत में बह आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं। यानी कि ग्रंथकार और जो ग्रंथ हैं, मात्र इनका कार्य क्या है? कि ये उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि उस समय के सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी वो क्या थी, और उस समय किस प्रकार के क्रियाकलाप होते थे, वे ही मुख्य नहीं है। अर्थात इस परिभाषा में हम देखेंगे कि ग्रंथ और ग्रंथकार उस प्राणधारा को सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। कहते हैं कि ग्रंथ और ग्रंथकार महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वह प्राणधारा जो बदलते समय के साथ बदलती आई है और अपने आप को जीवंत रखे हुई है। हिंदी साहित्य के बाद अब हम कुछ जो लेखन की पद्धतियां हैं उनसे परिचित होंगे। और बिल्कुल सरल तरीके से ये लिखा गया है कि साहित्य इतिहास की जो लेखन पद्धतियां हैं, क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत हम 1839 गार्सद के इतिहास लेखन से मानते हैं, किंतु उससे पहले भी कुछ परिचय ग्रंथ लिखे गए हैं। वह इतिहास साहित्य इतिहास की श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन कवियों एवं जो काव्यकार हैं उनके परिचय से जरूर वो संबंधित हैं। जैसे कि गोसाई गोकुलनाथ के जो 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये जो है भक्तमाल है जो नाभादास द्वारा रचित है। और इसके अलावा कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी के द्वारा जो रचित है। ऐसे कुछ जो साहित्य इतिहास की मदद के लिए जो कवि परिचय मिलते हैं, तो वहां से ये सारी चीजें मिलती हैं। किंतु जब 1839 में गार्सद ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की, तब यहाँ तब यह एहसास हुआ कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है। तो उस जब हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की आवश्यकता महसूस हुई, उसके बाद से उसकी पद्धति की किस प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। क्या उन्हें अल्फाबेटिक अर्थात वर्णानुक्रम पद्धति में लिखें, क्या उसे कालानुक्रमी पद्धति में लिखें, कौन सी उचित है, कौन सी उचित नहीं है। तो ये सारी पद्धतियां आपके समक्ष हैं। आप भी अभी विचार करेंगे कि कौन सी पद्धति उचित है।
सबसे पहले आती है वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति, इसमें क्या है, यह अविकसित व भोंडी प्रणाली इसको कह सकते हैं। इसमें केवल कृतिकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम के अनुसार है। अर्थात यदि सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या फिर अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, इनका समय और काल बिल्कुल अलग रहा हो, यदि वर्णमाला के हिसाब से हम लेंगे तो अज्ञे सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके बाद तुलसीदास। अर्थात ये सारा क्रम विपरीत हो जाएगा। इसलिए यह जो प्रणाली है वर्णानुक्रम पद्धति, यह उचित नहीं है। और एक चीज इसमें यह है कि इसमें काल प्रवाह का बोध नहीं है। जो हम बता ही रहे हैं कि इसमें क्या है, काल प्रवाह का बोध नहीं है, और जो अपेक्षित सूचनाएं हैं उनका भी इसमें अभाव है। अच्छा, एक चीज यहाँ देखते हैं कि गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने इसे अपनाया है। शुक्ल जी ने इन्हें कविव्रत संग्रह कहा है। ये ध्यान रखेंगे, जो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर की जो इतिहास ग्रंथ हैं, इनको शुक्ल जी ने कविव्रत संग्रह कहा है। केवल व्रत संग्रह कहा है, कवि व्रत संग्रह कहा है। केवल संकलन डाटा इसमें लिया गया है, उसका विश्लेषण और उसका काल प्रवाह विभाजन वगैरह कुछ भी नहीं है, काल विभाजन वगैरह। अभी केवल वर्णमाला के अक्षर पर यह केंद्रित है, बस इतना हम ध्यान रख लेंगे। अभी हमारी दूसरी पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की है, उसे देखते हैं। कालानुक्रमी पद्धति। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर ऐतिहासिक तिथि क्रम में इसे लिखा गया है। रचनाकार के जन्म मृत्यु के अलावा केवल रचना की गुण दोष, अर्थात रचनाकार की जन्म तिथि और उसकी जन्म मृत्यु और गुण दोष को यहाँ दिखाया गया है। डॉक्टर गिरियसन एवं मिश्र बंधुओं ने इसे अपनाया है। तो कालानुक्रमी पद्धति में केवल जन्म तिथि के आधार पर साहित्य इतिहासकार ने जो कवियों का परिचय दिया है, केवल जन्म तिथि के आधार पर दिया है। यह भी एक अधूरी पद्धति मानी जानी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इतिहासकार निरपेक्ष बना रहता है तथा साहित्य इतिहास के लिए कच्ची सामग्री का निर्माण होता है। इसमें इतिहासकार जो है निरपेक्ष और तटस्थ बना रहता है, और वह न तो उसकी व्याख्या करता है न विश्लेषण करता है। यदि साहित्य इतिहास ग्रंथ में व्याख्या और विश्लेषण नहीं है तो हम उसे अधूरी पद्धति ही मानेंगे या अपरिपक्व पद्धति ही मानेंगे, क्योंकि इसमें साहित्य इतिहासकार को चाहिए कि वह जो शोध एवं तथ्यों के द्वारा जो उसने मैटर या सामग्री जुटाई है उसको वह विश्लेषित और व्याख्या भी उसकी करे। यदि वह नहीं करता है तो वह साहित्य इतिहासकार ग्रंथ पूर्ण नहीं कहला पाएगा। अभी इसके बाद हम आपके सामने जो पद्धति लाने जा रहे हैं वो है विधेयवादी पद्धति। सबसे बेस्ट पद्धतियों में जो शामिल है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति असंबद्ध तथ्य एकत्रित करने के साथ साथ इनका कार्य है साहित्य संबंधी आंकड़ों एकत्रण के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन कर समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापित करना। आचार्य शुक्ल जी ने इस विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ सामाजिक जीवन का अध्ययन कर समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापित करना, यानी समाज और साहित्य में क्या संबंध होना चाहिए वह विधेयवादी पद्धति में व्याख्या के द्वारा बताया जाता है। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंब करता है। यह साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को जाता है। एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रेंच विद्वान तेन हैं, उनके द्वारा जो दिए गए हैं साहित्य इतिहास की प्रवृत्तियों की जो 3 तत्व दिए गए हैं, यह अभी ही लेटेस्ट
कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्रेंच विद्वान तेन के द्वारा जो प्रवृत्तियां दी गई है उनके तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये हम देखेंगे। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को देते हैं, जिन्होंने अपनी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल रूप में तीन प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। कितने प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं? तीन प्रकार के। किसने बताया? तेन ने बताया। तेन ने कितने प्रकार बताए? तीन। तो उसमें जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष। जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष। शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, उसके बाद बच्चन सिंह जी ने भी इसको, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी विधेयवादी पद्धति को अनुसरण किया है। विधेयवादी पद्धति की शुरुआत देखा जाए तो ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास में शुरुआत हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से हमें यह शुक्ल जी के साहित्य इतिहास में देखने को मिलती है। समाज शास्त्रीय पद्धति। मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उस पर आधारित है। साहित्य के अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन कर उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण कर जनहित की कसौटी पर उसका मूल्यांकन, यह समाजशास्त्रीय पद्धति है। अर्थात साहित्य का इतिहास लेखन केवल डाटा संग्रहण न होकर के समाज के जो समाज के साथ जो उसका अंतर संबंध है साहित्य का, उसको प्रदर्शित करना और उसका मूल्यांकन करना समाजशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत माना गया है। समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर विरोधों को पहचानने का प्रयत्न इसमें किया जाता है। मूल्यांकन की दृष्टि से यह उपादेय है। तो प्रिय साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने देखा है कि साहित्य इतिहास की कुछ परिभाषाएं शुक्ल जी के अनुसार। साहित्य क्या होता है? जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। नगेंद्र जी ने क्या माना है? बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास माना है साहित्य के इतिहास को, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। द्विवेदी जी मानते हैं कि साहित्य का इतिहास केवल ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत से बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। इसकी जो लेखन की पद्धतियां हैं उसमें पहली पद्धति वर्णानुक्रमिक पद्धति, अविकसित एवं भौंडी प्रणाली, कृतिकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर के क्रम के अनुसार, काल प्रवाह का बोध नहीं है इसमें, और अपेक्षित सूचनाओं का इसमें अभाव है। गाशा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने इसे अपनाया है। कालानुक्रमिक पद्धति, रचनाकारों की जन्म तिथि के आधार पर ऐतिहासिक तिथि क्रम, और इसमें केवल जन्म मृत्यु के साथ गुण दोषों को ही बताया गया है। डॉक्टर गिरियसन और मिश्र बंधुओं ने इसे अपनाया है। वैज्ञानिक पद्धति, शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इतिहासकार निरपेक्ष बना रहता है तथा साहित्य इतिहास के लिए कच्ची सामग्री का निर्माण होता है। विधेयवादी पद्धति, असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्रण के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन कर समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। और जो फ्रेंच विद्वान तेन हैं, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में यह प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल रूप में तीन प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं, जो हैं जाति, वातावरण, क्षण विशेष। जाति, वातावरण, क्षण। और अंतिम जो पद्धति है साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। इसमें मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है यह, और साहित्य के अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन कर उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण कर जनता की कसौटी पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर विरोधों का पहचानने का प्रयत्न है इसमें, और मूल्यांकन की दृष्टि से यह उपादेय है। आज की हमारी कक्षा को यहीं विराम देने का समय आया है। अभी मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि साहित्य के इतिहास को बिना किसी प्रेशर के आनंद के साथ पढ़ा जाए तो अच्छा होगा, और आप
जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपकी ज़रूरतें या फिर समस्याएं हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आने वाले जो हम इसको क्लास कह लें या एक चर्चा कह लें साहित्य इतिहास पर, इसके बारे में हम विश्लेषण करते रहेंगे और आप लोगों की समस्याओं को समाधान मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं इसमें आपका पूरा सहयोग दूंगा। धन्यवाद साथियों।